चलो, हेलो एवरीवन। आगे की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। हम लोग मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक किसी भी स्पीशीज़ की ग्रोथ को होने से रोकते हैं, उसमें बाधा बनते हैं। और सैलिनिटी हमारा लास्ट फैक्टर था उसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, यूरीहेलिन और स्टीनोहेलिन। इसके बारे में आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, जहाँ पर वर्ड यूज होता है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे की डिस्कशन करते हैं और कोशिश करेंगे जितना भी ये आज चैप्टर रह गया इसको वाइंड अप करके खत्म कर देते हैं। पहला चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा इस बुक का। तो सबसे पहले एक डायग्राम की तरफ देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ध्यान से सुनना। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है, वैसे तो इस चैप्टर का पूरा ये पार्ट ही है, जिस्ट ही एक तरीके से। लेकिन आपको एकदम से कभी बनानी हो छोटे पेपर्स के अंदर, लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, तो आपकी हेल्प हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो लाइव है, इनऑर्गेनिक जो डेड है, और फिजिकल फैक्टर्स मतलब कुल मिलाकर जो फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो वाले, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब फिजिकल फैक्टर्स में और क्या क्या होता है, मतलब क्या है बेसिकली, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से? पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से? ऑर्गेनिक मतलब डेफिनेटली जिनमें जान है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर लिपिड्स एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। व्हाट आर लिपिड्स, ये स्पेलिंग होती है लिपिड्स की, LIPIDS। व्हाट आर लिपिड्स एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, ये आप शाम को सेंड करोगे क्लास के बाद मुझे, रात तक या कल तक देख लेना। व्हाट आर लिपिड्स, व्हाट आर इट्स यूजेस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लिपिड्स, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जैसे प्रिया को पता होगा, प्रिया यूपीपीएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, बहुत प्यारे, मतलब बहुत प्यारे होते हैं। उसको साइंस के क्वेश्चन ऐसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये काफी बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में लिपिड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अच्छा, करंट अफेयर के बारे में एक चीज और बता देता हूँ सबको। जो करंट अफेयर हमने पकड़े हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी जैसे हम लोग 1 जून से स्टार्ट करने वाले हैं और जून ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। हम लोग रोज ना 2 या 3 दिन की एक साथ पकड़ लेंगे करंट अफेयर, मतलब जैसे 1 से लेकर 3 जून तक, और ऐसे करके पकड़ लिए। तो कल संडे है, लेकिन ऑफ ना करते हुए हम कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। कल जितने करंट अफेयर हमसे हो सकेंगे हम उतने कंप्लीट कर लेंगे। पहले होगा क्या, 15 दिन के अंदर अंदर हम अप टू डेट हो जाएंगे। फिर जो डेली डेज चलते रहेंगे हम उस पर करंट अफेयर कर लेंगे। उसका एक फायदा ये भी रहेगा ना कि जैसे एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, मंथली वाले हम पकड़ेंगे, लेकिन पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वीकली वाले से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल करंट अफेयर होते हैं, आपको बहुत सारी जगह पर काम आएंगे। देखो, ये करंट अफेयर की मैगजीन बड़ी होती है, मतलब डेली आती है। वैसे तो 4 पेजेस कहने के लिए, लेकिन कंटेंट याद भी तो करना है, सिर्फ उसको देखना थोड़ी ना है, ठीक है। याद में क्लास में ही करवा दूंगा। करंट अफेयर के ऊपर बिल्कुल भी कोई लोड मत लेना। सबसे ईजिएस्ट पोर्शन अगर इस दुनिया में कोई होता है वो करंट अफेयर होता है। बहुत अलग अप्रोच से करवाऊंगा, क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा सब कुछ। नोट्स बनाते रहना, मेंस आंसर राइटिंग और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। क्या करेंगे, 4 पेजेस की मैगजीन होती है। मुझे थोड़ा सा इसलिए टाइम चाहिए था, इसलिए मैं आज से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करवाने वाला करंट अफेयर को। कल संडे है, मैं 3 दिन के एक साथ करवा दूंगा। 1 से लेकर 3 जून या 4 जून या जब भी होगा मैं करवा दूंगा। इसके लिए जो मैं अप्रोच 2 दिन से 3 दिन से ढूंढ रहा था, वो ये ढूंढ रहा था 4 पेज की मैगजीन है। स्टैटिक सब्जेक्ट के अलावा हमें बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं करने के लिए। बहुत सिंपल अप्रोच मैंने बना ली है इसकी, हमारे कभी कोई करंट अफेयर छूटेंगे नहीं और आप लोगों को फायदा हो जाएगा पूरा। 1 जून से लेकर 15 मई तक हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर, क्योंकि 28 मई को हमारा पेपर है। और ये हर एक एग्जाम के लिए मतलब लागू रहेगा कि हम लोग 15 मई तक ही टच करेंगे। जैसे हमारा 28 मई को प्रीलिम्स होगा, फिर हम बाकी के, जैसे हम अभी नहीं कर रहे हैं, जैसे हम 2-2 3-3 दिन मतलब जल्दी जल्दी करके, वैसे ही हम लोग फिर
1 जून तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर मेंस में तो 3 महीने ही होंगे, 3 महीने के करंट अफेयर सब करने होंगे, उसको हम कर लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में जब केक हमारा रेडी हो जाएगा उसके ऊपर आइसिंग करने का काम करेगा। अप्रोच एक बार ध्यान से सुन लो कैसा। किसी ने, मैंने कल रीडिंग करने के लिए बोला था, किसी ने रीड करे इस करंट अफेयर को? मतलब एक रीडिंग दी है, मतलब नहीं भी दी है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दी है, मतलब मुझे इंप्रेस करने के लिए मत बोलो, मैं तो चाहता हूँ बल्कि तुम गलतियां करो या तुम्हें समझ में ना आए, तभी तो मैं समझाऊंगा ना अच्छे से। लेकिन इसमें जो मैं चीजें दूंगा, थोड़ा सा अगर आप रीड करके बैठोगे ना, थोड़ा सा जैसे टर्म्स को आप सर्च मारकर बैठ गए कि भाई ये यूरिया क्या होता है, तो वो उसमें आपका ही फायदा होगा। क्योंकि देखो यार, आप अभी तक ये तो चीज समझ गए होगे ना कि ABCD आपको कोई नहीं सिखा सकता, स्पून फीडिंग कोई नहीं करा सकता, इसमें आपको कुछ चीजें आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप लिपिड्स है, मैं भी चाहूँ तो बता सकता हूँ आपको लिपिड्स के बारे में, जो भी मैंने क्वेश्चन लिखवाया। क्यों बताऊँ भाई, मैं क्यों बताऊँ? एक बार सर्च मार लो, उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा, यूजेस उसके लिख कर दो मुझे, तब पता लगेगा। कुछ दिमाग तो खुद भी लगाना पड़ेगा ना। इंटरव्यू तक मैं ये थोड़ी ना बता दूंगा कि ये 40 मिनट का तुम्हारा ये इंटरव्यू जाएगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, ये तुम प्रिपेयर कर जाना। कुछ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना, वरना 2% फिर गधा है। IAS कैसे बनते रहोगे? उसके बाद भी मुझे फोन करते रहोगे क्या, यार डिस्ट्रिक्ट में ना दंगे हो गए सर, कुछ बता दो जरा क्या करना है, मैं क्या करूँ, है ना। तो अपना कुछ भी दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। अब ये कड़वी बात होती है, बहुत लोगों को लगता है कि हम भैया फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, सामने वाला स्पून फीडिंग करवाएगा, फिर सिलेक्शन नहीं होता। स्पून फीडिंग करवाना है तो 5 साल के लिए कोर्स ज्वाइन करो, 2030 में पेपर देना, फिर तब हो जाएगा क्लियर आराम से। लेकिन अब अगर जल्दी करना है, 2023 में क्लियर करना है अगले साल ही, तो आपको कुछ मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इस मैगजीन के अंदर, इस मैगजीन का करंट अफेयर की टोटल अप्रोच के अंदर 99% कंटेंट मैं यही याद करवा दूंगा, आई गारंटी। जिस टाइम पर क्लास मतलब सुनोगे, मैं यही याद करवा के भेज दूंगा। जैसा कि अभी तक हमने लेक्चर्स में अप्रोच अपनाई है, आपको कंटेंट आई होप स्टैटिक का मेरी क्लास में लर्न हो जाता है, फिर आपको NCERTs ढूंढने में या नोट मेकिंग में दिक्कत नहीं आती होगी। जो सिंसियर स्टूडेंट्स है वो जानते होंगे, जो ऐसी मजे के लिए आ गए हैं तो भाई उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका पृथ्वी पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 99% कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। कैसे करेंगे? 4 पेजेस मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट के जो 2 पेजेस होते हैं ना, ये ऑल्सो न्यूज के टॉपिक होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो ये वाला जो टॉपिक है ऑल्सो न्यूज के टॉपिक होते हैं। मैंने ये सोचा है कि शुरू के ये जो 2 से 3 पेजेस या 2.5 पेजेस जो होते हैं, हम इसको डेली बेसिस पर कवर करेंगे, ठीक है। डेली बेसिस इन द कैसे, मंडे से सैटरडे तक हम इसको कवर करेंगे। संडे को ये करंट अफेयर पब्लिश नहीं होते हैं, ये संडे और मंडे का मिक्स करके डालते हैं। कभी कभार वीक में बहुत अच्छे दिन ऐसे भी होते हैं, 2-3 दिन जब ये लोग करंट अफेयर मतलब नहीं डालते, 2 दिन के कंबाइन करके डाल देते हैं। जिस दिन इनके करंट अफेयर पब्लिश नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडे लेकर चल रहे हैं, तो ये जो ऑल्सो न्यूज की जो न्यूज होती है, जो 1-1 मिनट की न्यूज है, हम मंडे से सैटरडे तक की ऑल्सो न्यूज पूरा एक साथ कवर कर लेंगे। बताओ रेडी? किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई 4 पेजेस को याद करना स्टैटिक सब्जेक्ट के बाद आसान थोड़ी ना है। अभी तक ही रूटीन नहीं बन पा रहा, बहुत सारे लोगों का याद करना है आपको, मेरे टेस्ट देने पड़ेंगे, उनलिए इसके एडिटोरियल भी देखना है। बर्डन मत लेना किसी भी चीज का, अप्रोच में हर चीज बता दूंगा। लेकिन 2023 में अगर सिंसियर अटेम्प्ट देना चाहते हो, ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। हम टोटली तो नहीं छोड़ सकते, वैसे मैं PD3 के ऊपर रिलाय तो नहीं करवा सकता कि एंड में जाके वो करूंगा। वो घटिया मैगजीन होती है, उससे कोई IPS IAS नहीं बन सकता। वो टाइम आता था, वो सबसे घटिया, संसार की सबसे घटिया मैगजीन होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें तो कंटेंट घटिया इसलिए कह रहा हूँ यार, सजावट तो बहुत अच्छी होती है उसकी, दम नहीं होता लेकिन कंटेंट के अंदर उसके। और UPSC चाहता है ना, वो तो उठाकर ले आता है बाजार से कि देखो भाई टीम मेंबर होगा सुरेश, उठाकर ले आओ PD3 बाजार से, क्या डाला है विजन में, कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे हैं हमारे, तो वो बोलते हैं सर 13 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं विजन से। कहता क्वेश्चन क्यों डिलीट करो, निकालो 13 क्वेश्चन को, कुछ और डाल दो जो स्टूडेंट्स को पता ही ना हो, 2013 के 12 के करंट अफेयर डाल दो निकाल के। ये होता है कंप्यूटर में। इनकी क्या होता है, शफलिंग होती है। 7-8 टीम मेंबर ना 100 क्वेश्चंस की सेट बनाते हैं, कंप्यूटर शफल करता है, उसमें से 100 क्वेश्चंस अपने आप निकल कर आ जाते हैं स्क्रीन पर, वो पेपर पब्लिश हो जाता है और ऐसे बन जाता है प्रीलिम्स का पेपर। मेंस का पेपर भी ऐसे ही बनता है। ये मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रोसेस के बारे में कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे बनता है और मेंस का पेपर कैसे बनता है और कौन बनाता है। कौन बनाता है वाला पर्सन के नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे प्रोसीजर पता है, टीम वर्क पता है कि कैसे होता है। 100 क्वेश्चन की 10 टीमें 15 टीमें बनाई, 1500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, कंप्यूटर के अंदर सारे क्वेश्चन डाले, रैंडमली 100 क्वेश्चन अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं और वो पब्लिश हो जाते हैं। फिर हेड ऑफ द एग्जामिनर क्या करता है, या तो ऑर्गेनाइज कर देता है उनको कि पहले इकोनॉमिक्स की 13 क्वेश्चन रख दो, फिर साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन रख दो, फिर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन रख दो,
ऐसे करता है। या फिर इस बार जैसे पेपर आया था वो दिख रहा था कि हेड ऑफ द एग्जामिनर ने ऑर्गेनाइज नहीं करा, शुरू में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, फिर थोड़े टाइम के बाद अलग अलग सब्जेक्ट के फिर दोबारा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, करंट अफेयर के बीच के क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर कहीं और, फिर करंट अफेयर कहीं और देखने को मिल रहा है। पॉलिटी के क्वेश्चन 5 से लेकर 7 तक, फिर 14 से लेकर 27 तक, फिर एंड में 98 से 100 तक क्वेश्चन फिर से पॉलिटी के। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब मैं कहने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये अप्रोच ठीक है ना, मतलब सही लगी सबको अप्रोच कि मंडे से सैटरडे तक हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े वाला कंटेंट है, ऊपर वाला जो जिसमें बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, इसको हम लोग थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर लेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, है ना, विद इन द रिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट। और संडे को या फिर किसी और दिन, संडे तो मतलब बेस्ट डे है ही क्योंकि उस दिन तो गारंटी पब्लिश नहीं होता, और किसी एक दिन जब विजन पब्लिश नहीं करता उस हम ये ऑल्सो न्यूज वाले जो 1-1 मिनट के आर्टिकल होते हैं वो पूरे 5-6 दिन के कवर कर लेंगे, ठीक है ना। किसी को इस अप्रोच में कुछ मोल्ड चाहिए, कुछ किसी को कुछ ओपिनियन है, बताओ। जो ये मंथली करंट अफेयर मैगजीन होती है ना, इसमें मेंस रिलेटेड आइटम्स हम कर ही लेंगे, लेकिन एक शॉकिंग बात ये है 70% कंटेंट जो है, 70 भी नहीं कहना चाहिए, मैं बोल देता हूँ जो मेरी एनालिसिस है, धक्का तो लगेगा ही, 97% कंटेंट या 95% कंटेंट, 90 से ज्यादा ही मान लो, 90% से ज्यादा जो डेली करंट अफेयर में आएगा ना, वो विजन के मंथली करंट अफेयर में होता ही नहीं है। गारंटी प्रूफ कर दूंगा इस बात को। 1 जून से स्टार्ट करोगे ना करंट अफेयर, देख लेना जब 30 जून खत्म हो जाएगा और जब जून की इसकी मैगजीन निकलेगी ना, मैच कर लेना कि डेली करंट अफेयर में जो जो सुनकर आए ना, 97% मिलेगा ही नहीं मंथली करंट अफेयर के अंदर। लेकिन जब डेली करंट अफेयर कर रहे हैं प्लस मंथली कर रहे हैं, ये मेंस ओरिएंटेड माल हो गया हमारा, ये टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड माल हो गया, और प्लस जो रिपोर्ट्स वगैरह के फैक्ट, जीडीपी के इंडाइसेस क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है, ये मेंस के आंसर राइटिंग में, ये तो इससे हमारा दम तो आ ही जाएगा। इतना करने के बाद ना यू विल बी सेटिस्फाइड। मुझे अगर नहीं पता ना इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्लासरूम में तो क्या, इस स्टेट में बैठा किसी का बाप नहीं जानता इस क्वेश्चन को, चाहे उसका छठा अटेम्प्ट हो चाहे 5वां अटेम्प्ट हो, क्योंकि स्माइल करना बैठ के कि भैया ब्रेन की कैपेसिटी सबकी लिमिटेड है, सबको पूरा इकोनॉमिक सर्वे कोई रट के नहीं जा सकता, चाहे वो पूरा एक इकोनॉमिक सर्वे को चाहे 3 साल तक लेकर बैठा रहे। सारे नंबर कैसे याद हो सकते हैं, किसी को नंबर तो किसी को याद नहीं हो सकते ना। आपकी फोन में जितने कॉन्टेक्ट है सबके फोन नंबर याद है आपको? मुश्किल से 6 कॉन्टेक्ट याद होंगे, 6 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, मम्मी पापा बहन भाई बस, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। फैक्चुअल चीज के साथ क्या होता है, फैक्चुअल चीज डिमांड करती है बार बार इंटेंस रिवीजन। ये हमें क्यों करना पड़ेगा करंट अफेयर को, जब मैं तो सबसे ज्यादा डिसलाइक करता हूँ अपनी लाइफ में, क्यों करना पड़ेगा मेंस की आंसर राइटिंग में वजन लाने के लिए, क्योंकि मैं इस कोर्स में ना एक स्पेशल चीज ये करवाना चाहता हूँ। जर्नल स्टैटिक सब्जेक्ट, मुझे डर है कि जब तुम लोग 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट सिंसियर अटेम्प्ट देने जा रहे हो, छठा अटेम्प्ट वाला ना तुमसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है स्टैटिक सब्जेक्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन उस गधे या गधी को ये नहीं पता है कि आंसर को दूसरों से अलग कैसे बनाए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसका इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि वो सिमिलर स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। मैं ये चीज तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। मैं क्या करवाऊंगा, मेंस का 20%, मतलब मेंस कह रहा हूं, करंट अफेयर का 20% पार्ट मैं तुम्हारे स्टैटिक नॉलेज की सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग में यूज करवाऊंगा। यू वोंट बिलीव, जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के आंसर्स में मैं करंट अफेयर का एंगल ऐड करवाऊंगा तुमसे आंसर में। किसी टेस्ट सीरीज की डिस्कशन ऐड कर लेना, किसी की भी, ये वाला काम कोई करके दिखा देना, मैं फ्री में दे दूंगा तुम्हें अपना कोर्स। ज्योग्राफी में तो चलो ठीक है, मैप वगैरह बना ही लोगे वो करके, मैं सोसाइटी में, सोसाइटी भी चलो ठीक है करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, पॉलिटी स्टैटिक सब्जेक्ट्स में मैं तुम्हारे प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और नए नए गवर्नेंस के इनिशिएटिव को मिक्स करके आंसर लिखवाऊंगा। और ये करंट अफेयर ना बहुत ज्यादा तुम्हें काम आने वाले हैं ये वाली अप्रोच के साथ, पीएसआईआर को कंटिन्यू, पीएसआईआर को करते हुए, बिकॉज पीएसआईआर डिमांड करता है बहुत सारी चीजें आपको पुरानी पता हो, जो कि एक तरीके से स्टैटिक हो चुकी है, और उसका जो पेपर 2 है आईआर का, जिसके अंदर डायनेमिक सेक्शन है, वो भी आपको पता लग जाएगा। सिर्फ करना क्या पड़ेगा आपको आईआर के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, गवर्नेंस के बारे में पता लग जाएगी, सिर्फ आपको थ्योरिस्ट को ही तो कोट करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन रॉय, ठीक है, कि चाइना जो है वो एक इमर्जिंग पावर हो रहा है, वो कोल्ड वॉर 2.0 में एक मेजर प्लेयर है, वो वर्ल्ड के
सुपर पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज, यूनिपोलर वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकता है, एक मेजर सुपर पावर एक हेजीमन की तरह उभर कर आ रहा है जो कि यूएसए की हेजीमनी को डायरेक्टली चैलेंज करने की केपेबल है। ये चीजें तो तब लिख पाओगे ना जब कंटेंट में दम होगा। ये बोलने से क्या होता है कि चाइना की इमर्जिंग पावर है, प्रूव करो। मुझे क्लास में अभी कोई बता दो जरा 11 पॉइंट कि चाइना क्यों है इमर्जिंग पावर है, आंकड़ों के साथ बताना जरा मुझे। अभी नहीं बता पाओगे, डोंट वरी, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाला काम लेकिन 8 महीने बाद कर पाओगे बहुत आराम से। ऐसी ऐसी आर्गुमेंट्स और डिबेट्स कर पाओगे इंटरव्यू में, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता। 30 सेकंड्स में आपने आंसर बोल दिया तो बोल दिया, 100% समझाएगा गधा है, गधी है, ये उसके लायक नहीं है। अब गधा गधी क्या उनकी सेंस में, तो तुम बच्चे ही हो ना यार, तुम्हारा हो ना उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम तो उनके लिए स्टूडेंट हो। लेकिन हमें तो दूसरों से अलग अपना चाहिए ना, एक एक नंबर की रेस है ना। और प्रीलिम्स में ये वाला एक सीरीज में क्यों करवा रहा हूँ, प्रीलिम्स ईयर में किसी का भी ना मार्जिन पे नहीं निकलने दे सकता। तुम हमेशा सुन लो किसी से भी 99.99% ना लड़का लड़की यही कहते हैं, भाई बहन मेरा हो तो रहा है, मेरे ना इस बारी 95 बन रहे हैं, मेरे इस बारी 90 बन रहे हैं, मेरा सीसेट ना बॉर्डर पे है, मेरे 69 बन रहे हैं। भाई ये कहते ही रह जाते हैं और तुम इनका सिलेक्शन कभी नहीं होते हुए देखोगे। जिन्होंने तुम्हें बताया ना यार मेरा जीएस पेपर तो भाई बहुत अच्छा गया है, सीसेट में पता नहीं क्यों मार खा गए, उनको बोलो भाई, रिकॉर्डिंग ऑनेस्ट में वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, उनको बोलो पागल मत बनाओ तुम, तुम्हारा बेटा इस अटेम्प्ट में तो होगा, तुम्हारा किसी अटेम्प्ट में नहीं होगा, क्योंकि तुम चेंज ही नहीं करना चाहते ना अपने आपको। गलती उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है, गलती उनके माइंडसेट और एटीट्यूड में। तुम्हारी स्ट्रेटेजी अगर काम नहीं कर रही है तो तुम चेंज करो ना उसको। कैसे लोगों के बन रहे, चलो सीसेट मान लिया मैंने टफ है, लेकिन कैसे लोगों के 120 प्लस 128 प्लस 130 प्लस बन रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड है उसके 150 नंबर बने इस बारी, और सच में उसका क्लियर भी हो गया। मुझे लगा पहले फेंक रहा है, लेकिन सच में उसका क्लियर हो गया। 5th अटेम्प्ट था उसका, पहली बार उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ। क्यों? स्ट्रेटजी चेंज करने को मैंने उसको बोला था। वो शंकर आईएएस और इन सब में उलझा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने निकलवाया उसका, नॉट एट ऑल, मैंने कुछ भी नहीं निकलवाया। मैंने उसको बस बोला था कि भाई तुम ना एशियंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, मेडिकल हिस्ट्री पे, इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। तो नितिन सिंघानिया की जो इंडियन इकोनॉमी का जो सेकंड एडिशन था ना, मैंने उसको बोला था भाई इसको रट्टा मार जा, तेरा बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि तेरी इकोनॉमिक्स वीक है, वो तेरे पता लगता है विजन के टेस्ट से, फुल जब तू टेस्ट लगाता है। और मैं कहा एशियन मेडिकल तूने पढ़ी नहीं है, पक्का तेरा नहीं हो सकता। इस बारी बाकी सारी चीजें उसकी कवर्ड थी, 5वां अटेम्प्ट था, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स पे तो उसको फोकस करना था। 150 प्लस नंबर उसके बन गए। करंट अफेयर को तो उसने चार्ट किया था, और उसने कहां से करे थे करंट अफेयर, उसने इनसाइट से करे थे। वो भी बोल रहा है कि बहुत कम फंसे, जो मैं करके गया था उससे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके अप्रोच बहुत अच्छी आई। उसको कॉन्फिडेंस ही आया कि प्रीलिम्स के अंदर जब उसने सुना कि 150 नंबर, उसको लगा पेपर बहुत ईजी है, लेकिन नहीं बन रहे इतने किसी के। अब वो मेंस के लिए फुल थ्रॉटल मोड पे आ गया, और पक्का जब उसका इंटरव्यू में नाम आएगा मैं उसका नाम शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, और उसका होगा, उसका ऑप्शनल फिलॉसफी है। मैं एक बार ये बता देता हूँ कि ओनली आईएएस से जो आपको नोट मेकिंग करनी है वो कैसे करनी है, एडिटोरियल से, सिर्फ एडिटोरियल से। सर क्या करते हैं, वो पहले आपको कंटेक्स्ट देते हैं, ठीक है, आप उसको कोशिश करो कि पूरा एडिटोरियल्स या तो सुनने के बाद या साथ साथ सुनते सुनते सिर्फ 1 A4 शीट में, मतलब आगे और पीछे का पार्ट यूज करके, उसी के अंदर आप कंटेक्स्ट शॉर्ट में, प्रॉब्लम, इशू, और बैक साइड में जो दूसरा पेज है कोई ऐसे फैक्ट या सॉल्यूशंस उसके अंदर मेंशन कर दो। होता क्या है देखो, डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और एडिटोरियल, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं उसके ऊपर, ये फैक्चुअल पार्ट पीटी में काम आएगा, ये मेंस में काम आएगा, और एडिटोरियल क्या होते हैं, वो ओपिनियन बिल्डिंग में काम आते हैं। हम खुद से तो अखबार पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, वो पढ़ेंगे तो हम बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। सिर्फ उस ओपिनियन को हमें समझना है। सर उसमें बहुत सारे फैक्ट वगैरह भी बताते हैं, वो करते चलो, और सिर्फ ओनली आईएएस में एडिटोरियल ही फॉलो करना। बाकी उसके सारे टीचर बकवास हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, और वो उनके सारे इनिशिएटिव फ्लॉप है, वो किसी काम के नहीं है। बाकी जो काम का है तो भाई मैं किसी की बुराई नहीं करता, जिसकी जितनी तारीफ बनती है मैं उसी की तारीफ उतनी करता हूँ। सिर्फ उनका एडिटोरियल मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि वो मेरी 5-6 अखबारों की मेहनत बचा देता है। बाकी डेली करंट अफेयर उनके भाइयात होते हैं, एक नंबर के बकवास, क्योंकि वो मैंने भी पढ़ा रखा है वहाँ पर, वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। वो लोग इनसाइट्स का कॉपी पेस्ट कर देते हैं वो शाम को, और सारे करंट अफेयर तो वो करवाते भी नहीं है, वो करवाते जो उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। खैर छोड़ो, हमारी अप्रोच तो करंट अफेयर की बहुत अलग रहेगी।
लेकिन ओपिनियन बिल्डिंग के लिए एडिटोरियल कर लेना, क्योंकि 8 महीने आपको लगेंगे ओपिनियन बिल्ड करने में। अभी तो आप किसी भी मुद्दे के ऊपर कुछ भी बोल देते हो ना, धीरे धीरे करते करते आपके ओपिनियन मोल्ड होने लगेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने सुमित सर से ही सीख के अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे बात करते हैं, ये मैंने उनके एडिटोरियल से ही सीखा है, मैंने कुछ सालों से, सिंस 2018 जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस पर्सन की जो अच्छी बात होती है तो उससे एक्सट्रैक्ट कर लेनी चाहिए। ये कोई बात नहीं होती कि मेरा ब्रांड ट्रू आईएएस और मैं ओनली की तारीफ क्यों कर रहा हूँ, भाई वो तारीफ करने के उनका एडिटोरियल इनिशिएटिव लायक है तो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके काम कर देगा बहुत ज्यादा। अब आपको करना क्या है भाई, देखो 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं यार, तुम लोगों को ना कुछ नहीं करना है, बस अपनी ये जो कलम है ना ये जल्दी जल्दी चलानी है, बहुत जल्दी जल्दी चलानी है तुम लोगों को। बस पेन जो धीरे धीरे लिखोगे ना अगर, और सजावट अगर बनाते रह गए, शादी का कार्ड बनाते रह गए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट, ठीक है, कंज्यूमर्स एनिमल, डीकंपोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं, जो कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं, और ये सारे के सारे 6 लिमिटिंग फैक्टर हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आगे ये डायग्राम को क्या करो, अभी के लिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा अनक्लियर है, आई एम सॉरी। वर्टिकल एंड लैटिट्यूडनल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन, मतलब किसी भी रीजन में वेजिटेशन ना इसी तरीके से होती है। अब वर्टिकल और लैटिट्यूडनल मतलब क्या, वर्टिकल मतलब ऐसे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल मतलब ये वाली डायरेक्शन, एरो देखो यहाँ पर बन रखा है ना ऐसे, और लैटिट्यूडनल मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे। अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इसको एक बारी याद कर लो, हैव पेशेंस, आने वाली क्लासेस के अंदर ये सब कुछ एक एक चैप्टर आ जाएगा, इसके ऊपर भरपूर तरीके से सीख जाओगे। सिर्फ ऑर्डर इनका याद कर लो, यहां से लेकर यहां तक कैसे होता है और यहां से लेकर यहां तक कैसे होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वेजिटेशन का होता कैसे। सिर्फ नाम बता देता हूं, इसका ऑर्डर याद कर लेना एक बारी। सबसे पहले ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहां से ठीक है ऊपर चलते हैं, हाइट में बढ़ते रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, नीडल लीफ फॉरेस्ट, टुंड्रा वेजिटेशन, आइस एंड स्नो, हॉरिजॉन्टल कवर। अब एक बारी वर्टिकल की तरफ चलते हैं आगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, डेजर्ट, डेजर्ट श्रब, चैपेरल, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेसिडुअस फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टुंड्रा, आइस। एक बारी बस इसको अपने दिमाग में इस ऑर्डर में याद कर लेना। देखो कैसे, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इसका ऑर्डर एक बार याद कर लेना, और अपने दिमाग में बस ये याद करके रट्टा मार के छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। जब एक बार ऑर्डर याद हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा इस ऑर्डर का फायदा क्या था, क्यों मैंने ऑर्डर मतलब बताया आपको। ठीक है, समझ गए ना, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं इस बात में अभी, क्योंकि एक एक ये आएगा आने वाले चैप्टर्स के अंदर, एक एक टॉपिक, एक एक पेज, एक एक मतलब चैप्टर आएगा इनके ऊपर। अभी यहाँ पर लेने बैठ गया तो ये 12-13 घंटे का कंसेप्ट है, फिर तो ये अभी समझ में नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें हम लोग अपनी डिस्कशन को, किसी को कोई डाउट है तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑन टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के इफेक्ट क्या होते हैं, जो हमने एबायोटिक कंपोनेंट पढ़े थे, जैसे ये सारे लाइट, रेनफॉल वगैरह लिमिटिंग फैक्टर्स थे, लेकिन ये थे तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ही है ना, नॉन लिविंग। अब इनका इफेक्ट क्या होता है टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे, जिसको हम लोग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पर पैदा होने वाले प्राइमरी प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा बेसिक प्राइमरी चीज क्या होती है, पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह, इन सबको कहते हैं। एक बात याद रखना आगे बढ़ने से पहले, ये वर्ड ना टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज 1 2 3 4 करके ऐसे आ सकता है, किसी एक ऑप्शन में प्लांट दे रखा होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसको याद रखना कि पौधों को आज से, जब इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट में एक अलग टर्म्स यूज होती है ना, आज से पेड़ पौधों को तुम लोग इन्वायरमेंट के अंदर यही बोला करो, टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का यूपीपीएससी जैसे पेपर्स के अंदर फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बहुत हल्की सी चीज है, लेकिन अब दिमाग इतना टाइम पे नहीं दौड़ता ना, तो 150 क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है, ये मेहनत कर लेना। ठीक है,
अब सुनो आगे की डिस्कशन। सबसे पहला फैक्टर लाइट। अगर एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी होती है लाइट की, ध्यान से सुनना, लाइट की अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो रूट ग्रोथ को फेवर करता है एज कंपेयर टू शूट ग्रोथ। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हो जाती है पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है, शॉर्ट स्टेम निकलते हैं, स्मॉलर और थिकर लीव्स निकलती है। अब आप कहोगे यार भाई साहब ये बहुत तगड़ी अंग्रेजी बोल गया, इस लाइन में तो सर कुछ समझ में ही नहीं आया। अभी समझाता हूँ, फिर से पढ़ते हैं। अगर बहुत ज्यादा सूरज की किरणें किसी एक पेड़ पर पड़ रही है, पौधे पे पड़ रही है, पेड़ छोड़ो पौधे पे पड़ रही है। अब दो वर्ड्स हैं आपको जो समझने पड़ेंगे, जिसको पता है अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हो, आप आराम से समझो। बचपन में पढ़ा था हमने इसको साइंस की एनसीईआरटीज में, रूट और शूट। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि रूट और शूट में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैंने निकाल के रखा था वैसे, रूट वर्सेस, यहाँ देखना, बहुत प्यारा सा डायग्राम दिखाता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब समझ में आ गया, याद आया बचपन से कुछ। ये है रूट सिस्टम। ये जो प्लांट की जड़ें होती हैं, किसी भी पेड़ पौधे की जड़ें हैं, ये रूट सिस्टम है। जब इसकी मिट्टी वाली लेयर, जब ये जड़ इसके नीचे होती है हमेशा, मिट्टी जब भी है जिसपे यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ऊपर से जो उसको स्टेम वाला, ग्रीनी लीफ वाला, ग्रीनी स्टेम वाला, उस पर कोई फूल लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, कोई सब्जी लटक रही है, वो शूट सिस्टम होता है। पत्तियां, स्टेम, फूल, फ्रूट, कोई सब्जी जिस पे लटक रही होती है, वो शूट सिस्टम होता है। जिसके बेसिस पर ये घमंड खाती है, ये पूरा डंडा जो जिसके बेसिस पर इसकी कोई अपने आप में औकात नहीं है, नीचे से बहुत ज्यादा हम्बल पर्सनैलिटी के साथ, जो अपने आप को शो भी नहीं करना चाहता वर्ल्ड को, धरती के अंदर से जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो रूट सिस्टम होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ जरा अमित, सूरज की किरणें कहाँ ज्यादा पड़ेंगी? सूरज अगर आ गया सुबह 7 बजे, कहाँ पड़ेगा सबसे ज्यादा, या पूरे दिन कहाँ पड़ेगा? शूट पे या रूट पे? शूट पे ना, ऑब्वियसली। किरणें यहाँ पड़ेंगी, अंदर तो घुस नहीं सकती धरती के अंदर किरणें, है ना, यहीं पड़ेंगी। अब ध्यान से सुनना, सबका ये कॉमन सेंस यही कहता है ना कि शूट पे पड़ेंगी, रूट पे नहीं पड़ेंगी। लेकिन देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो वो रूट ग्रोथ को फेवर करता है देन द शूट ग्रोथ। जो हम्बल रहता है, भगवान उसी की मदद करता है ना, जो अपनी भावाई नहीं करवा रहा, बड़ा चढ़ाकर अपने आप को नहीं बता रहा, अपना नाम नहीं गुंजवा रहा, जो साइलेंट बैठा हुआ है, जिसको अपने नाम से कुछ नहीं लेना देना। मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो शूट है ना, इसको अपनी तारीफ सुनने का बहुत फेवर है। मैं फूल उगाता हूँ, मैं फल उगाता हूँ, सब्जियां मेरी वजह से उगती हैं, मेरी पत्तियां देखो कितनी हरी भरी हैं। सूरज की किरणें, सूर्यदेव भगवान इसको कभी फेवर ही नहीं करते। वो ये कहते हैं भाई तू तो दिखावटी है, मैं मेजर सपोर्ट इसको करूंगा, मैं फल जो है इसको दूंगा क्योंकि मेन कर्म इसका है, इसको ऐसे याद कर लो। मतलब मैं ऐसे याद करता हूँ उसको, क्योंकि ये अपोजिट चीज है। अभी अमित ने बोला ना, अमित ने क्या बोला, ये तो कॉमन सेंस से दिख रहा है ना कि सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी, तो अमित मुझे क्या होता, शूट सिस्टम बनना चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पर तो पड़ ही नहीं रही है ना। लेकिन पूरी की पूरी हाई इंटेंसिटी की जो सन की एनर्जी होती है, वो रूट ग्रोथ को फेवर करती है। कहने का मतलब इस का ये, जितनी ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो उतना ही ज्यादा रूट सिस्टम को फेवर करता है, ना कि शूट सिस्टम को। अब रूट सिस्टम को ज्यादा फेवर करता है, ठीक है, तो शूट को फेवर क्यों नहीं करता? शूट को इसलिए फेवर नहीं करता, ज्यादा लाइट पड़ने की वजह से ना, जो पत्तियां होती हैं, स्टेम्स होती हैं, स्टोमेटा जो होता है, जो फूल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं जो कि शूट पर है, उसमें ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब आप कहोगे व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ट्रांसपीरेशन? ठीक है, तो यहां पर देखो ट्रांसपीरेशन, वेरी गुड, हाँ, स्टोमेटा से होता है बेसिकली।
ठीक है, स्टोमेटा से होता है पानी यहाँ पर एक तरीके से निचुड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, देखो प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गिव अ वाटर वेपर थ्रू ओपनिंग्स इन देयर लीफ। अब आप एक चीज तो जानते ही हो ना यार, मैं नहाकर आया, एक टी शर्ट मैंने सुखाकर डाली, सर्दियों में मैंने डाली, वहां पर धूप निकल रही है, चलो मान लीजिए सर्दियों में कड़कड़ाती हुई धूप निकल रही है, और जून के महीने में धूप निकल रही है। आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा जल्दी सूख जाएगी? सर्दी, धूप तो सर्दी में भी निकल रही है और जून के महीने में भी निकल रही है, क्यों? किसमें ज्यादा सूखेगी बताओ? जून मंथ में सूखेगी ना। कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसको प्लांट की कंसेप्ट के साथ रिलेट कर दूं, पानी पूरे का पूरा जल्दी सूख जाता है वहां पर। अब आप एक नॉर्मल सी बात बताओ ना मुझे यार, पत्तियां हो रखी हैं धड़धड़ाती हुई गर्म, एक प्लांट आपने बालकनी में लगा रखा है, आपके ट्रिप पे चले गए 3-4 दिन के लिए, वो बालकनी में छूटा हुआ प्लांट, और जून जुलाई का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, पानी उसको मिला नहीं, पत्तियां सूख नहीं जाएंगी? मुझे बताना जरा। अब पत्तियों के, जब मैं हम लोग लेमैन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं पत्तियों का सूख जाना, ये क्या बकवास है पत्तियों का सूख जाना? पत्तियों का सूख जाना दोस्तों ये मतलब होता है उसके अंदर से पानी निचुड़ जाना। टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बोलूंगा पानी निचुड़ जाना? स्टोमेटा, लीव्स के स्टोमेटा के अंदर सेल्स होते हैं जिसने वाटर को होल्ड कर रखा होता है, स्टोमेटा बेचारा फट जाता है, वो पानी वहां से निकाल देता है। बड़े दिन तक तो वो प्यासा था, कैमल की गर्दन की तरह इसने थैली लटका रखी थी अपने अंदर, लेकिन 5 दिन तक भाई दिमाग था ही नहीं पानी डालने के लिए, स्टोमेटा का पूरा पानी निचुड़ गया। क्योंकि बात तो वही है ना, जून मंथ के अंदर मैं 3 दिन तक अगर किसी पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ और मुझे पानी दूर दूर तक ही मिल रहा है, तो मेरे मुंह पे भी तो सीलन आ जाएगी, समझ रहे हो ना? पानी तो मेरी बॉडी से भी निचुड़ जाएगा, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाऊंगा मैं। सेम चीज प्लांट के साथ होती है। अब ये दोनों में सिमिलर क्यों है ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स के अंदर? बिकॉज बोथ आर लिविंग कंपोनेंट्स, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो फिर से अब पढ़ो, लास्ट टाइम मैं इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन एक बार अगर आप सीख जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है भाई। साइंस का बच्चा सोचेगा अरे बाबा मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, शूट होता है ऊपर, रूट होता है नीचे, ऑब्वियस सी बात है, सन की लाइट पड़ रही है तो शूट ही तो ऊपर पड़ेगी, रूट से क्या लेना देना? गलत भाई, इन्वायरमेंट नहीं पड़ी ना, क्योंकि तुमसे साइंस पढ़ के चले गए। जब हाई इंटेंसिटी की सनलाइट होती है तो वह रूट ग्रोथ को ज्यादा फेवर करती है देन द शूट ग्रोथ, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ज्यादा इंक्रीज होता है, और ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होने की वजह से दोस्तों शूट ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो पाती। अब समझ रहे हो ना, दोनों चीजें रिलेटेड है। बात समझ में आई? शूट ग्रोथ इसलिए ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि पानी चला गया ना वहां से, रूट ग्रोथ को ज्यादा हो पाई। एक तो वो हम्बल था, धरती के नीचे छुपा हुआ है, डार्कर रीजन है, सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ नहीं पा रही है। मुझे एक बात बताना, मैंने रूम के अंदर पौधा रख रखा है और एक बालकनी में रख रखा है, जून का महीना, आज का दिन इमेजिन कर लो, और दोपहर की 2 बजे वाली गर्मी, क्या लगता है आपको किसकी लीव ज्यादा जल्दी सूखेंगी, किसका स्टोमेटा जल्दी पानी रिलीज कर देगा अनुज? रूम के अंदर बैठे बैठे या फिर बालकनी वाला प्लांट? बताओ, जल्दी कर देगा। तो अगर मैं इसको बोलना चाहता हूँ एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर, अंग्रेजी स्टूडेंट बनकर, तो मैं इसको कैसे बोलूँ? मैं बोलूंगा सर और मैम, द प्लांट विच इज लाइंग इन द बालकनी is facing higher amount of transpiration process than as compared to the plant which is in my room। ये सिंपल सा प्रोसेस, बस और क्या, इसमें कुछ ज्यादा जानने वाली बात नहीं है, ठीक है? और इसकी वजह से होता क्या है, स्टेम जो होता है वो उसकी हाइट छोटी होती है, जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं लेकिन थिकर होती है, ठीक है? और धीरे धीरे करके जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है वो पानी लूज करती चली जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है, लाइट ही नहीं पड़ रही, सूरज की किरणें नहीं पड़ रही, तभी तो प्लांट मुरझा जाएगा ना। आप मुझे एक बात बताओ, आप आम का पेड़ ना बेडरूम में उगाना चाह रहे हो अपने, कभी उग पाएगा? कभी उग पाएगा? है नहीं ना? आपने सनलाइट ही नहीं दिखाई कभी अपने आम के पेड़ को, उग जाएगा बताओ? नहीं ना। उसकी वजह से क्या होता है, अगर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, ग्रोथ रिटार्ड होती है, फूल अच्छे से उगेंगे नहीं, और वो प्लांट कभी फ्रूट नहीं देगा भी तो मतलब सड़ा हुआ खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? लाइट का और भी टॉपिक है, 2 पॉइंट्स और है, 3 पॉइंट्स और है। जब ध्यान से सुना, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस देन द मिनिमम, मतलब जितनी होनी चाहिए मिनिमम उससे भी कम आ रही है रोशनी, मतलब मान लो कि आपको अपने पेड़ को, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आम के पेड़ को 8 घंटे की सूरज की किरण चाहिए थी, 6 घंटे की चाहिए थी, मान लो मिनिमम 6 घंटे की, 5 घंटे की चाहिए थी,
लेकिन उसको आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट की मिल पा रही है, ठीक है। तो होता क्या है, अच्छा खासा प्लांट भी जिसको आप सूरज की किरण तो दिखा रहे हो, लेकिन जितनी उस प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं दिखा रहे हो आप। तो होता क्या है, प्लांट की ग्रोथ विल सीज टू ग्रो। सीज का मतलब होता है स्टॉप, इसका अगर मतलब कोई नहीं जानता तो उसका मतलब होता है सीज टू का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब सीज टू का मतलब होता है स्टॉप। प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 एक्यूमुलेट हो जाएगा और फाइनली उस प्लांट की मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, ज्यादा भर जाएगा CO2 उसके अंदर। यार यही वही वाली बात है ना, अब आप कहोगे CO2 ज्यादा भर गया तो मतलब क्या, वो तो फूड होता है प्लांट का, प्लांट तो ऑक्सीजन देता है ना, CO2 तो वो खाता है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको फ्रेश एयर ना लेने दूं, तुम लोगों के मुंह के अंदर मैं ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के रख दूं, उसमें से भी दिक्कत हो जाती है। मतलब भगवान ना करे ऐसा मतलब सुनने को मिले, लेकिन आप में से जितने कोरोना पेशेंट्स को वगैरह को देखा होगा या हॉस्पिटल में देखा होगा कोविड के टाइम पर, कोई फैमिली में अगर हो एडमिट हो, तो आपने एक चीज देखी है, ऑक्सीजन सिलेंडर जब ऑक्सीजन मास्क किसी के मुंह पे लगा रहता है, वो थोड़े थोड़े टाइम में हटाते भी उनको, उससे भी घुटन होने लग जाती है। ये वही वाली बात होगी ना, प्लांट के लिए खाना चलो CO2 है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, प्रिय सबसे ज्यादा खाने में क्या आइटम पसंद है आपको, क्या पसंद है? अंकिता को पसंद है पाव भाजी। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अंकिता पाव भाजी पसंद है, ब्रेकफास्ट पाव भाजी, लंच पाव भाजी, डिनर पाव भाजी, ब्रेकफास्ट पाव भाजी, लंच पाव भाजी, डिनर पाव भाजी, ये मैं ऐसा करते रहूं आपके साथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कब तक सरवाइव कर सकोगे बताओ, कब तक? बोर क्या हो जाओगे, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, पेट भी तो खराब होगा। यही चीज है प्लांट के साथ यहाँ पर, उसको लाइट जितनी चाहिए थी वो मिली नहीं, खाना उसके अंदर बढ़ता चला गया, वो वेस्ट बाहर निकाल नहीं पाया ऑक्सीजन की फॉर्म में, बस। और आप कहोगे यार ऑक्सीजन ये सॉरी CO2 बढ़ता चला जा रहा है इसके अंदर, ये ऑक्सीजन नहीं निकाल पा रहा, क्यों नहीं निकाल पा रहा? सनलाइट की वजह से प्लांट का जो पूरा प्रोसेस होता है फूड को इंटेक करके और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? खाना किससे बनाता है प्लांट अपना? क्या प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वेरी गुड, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना, जब सनलाइट पड़ती है, फिजिक्स में एक चीज आप सबने सुनी होगी, जिनको पता है वो आंसर कर देना, जिनको नहीं पता वो इत्मीनान से सुनना। सनलाइट वैसे तो हमें या किसी को भी ऐसे कलर की दिखती है, बिल्कुल राइट है ना, लेकिन साइंस क्या कहती है, उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? व्हाइट लाइट होती है ना वैसे तो, वो व्हाइट लाइट। अगर इस व्हाइट लाइट को मैं स्पेक्ट्रम में से निकालूं बाहर, तो इसके कितने कलर बनेंगे? नाम याद है ना, विबग्योर याद है, विबग्योर, बताना जरा विबग्योर क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? ये दो एक्सट्रीम में होते हैं, ठीक है। ये याद है ना, वो हमें क्वेश्चन आता था बोर्ड में 10वीं क्लास में कि रेड लाइट में सिर्फ रेड ही कलर क्यों यूज करा जाता है स्टॉप करने के लिए, वो बड़ी दूर से दिख जाता है ना, पूछा गया था। हाँ एनसीईआरटी से ही आते हैं वही तो, अब जैसे उसी को देख लो, 2018 का क्वेश्चन देख लो, ये क्या नाम है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, 9th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है, कि मैंने बताया था ना उस दिन 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और 5वां मिला है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। छोड़ो इन सब बातों को, वापस आओ इस टॉपिक के ऊपर ही। देखो क्या होता है, जितना विजिबल पार्ट होता है ना स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इसमें क्यों लिखी हुई है फालतू की अंग्रेजी, ये विजिबल पार्ट मतलब ये विबग्योर। इसमें से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस की एनसीईआरटी नहीं बताएगी ये तुम्हें। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर कल को तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए ना कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेक्ट्रम लाइट एंड, या फिर फिनोमेना ऑफ विबग्योर विद रेफरेंस टू द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक फिक्टिशियस स्टोरी की फॉर्म में बता रहा हूं मैं तुम्हें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको अगर ये आ जाए VIBGYOR, यानी कि वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनमें से कौन सी ऐसी दो किरण है
जो खाना बनाने की प्रोसेस को प्लांट को, मतलब प्लांट जब खाना बना रहा है उसमें ना मसाले तड़के बटर के साथ तड़का लगाकर इतना अच्छा कर देती है कि प्लांट का खाना बहुत मतलब चटपटा बन जाता है। वो दो लाइट है, एक रेड एक ब्लू, ये याद रखना। कोई सोर्स नहीं बताने वाला, ये बहुत कम सोर्सेज में, मतलब मैंने तो नहीं देखा आज तक, है भी तो कहीं छुप कर दे रखा होगा। ये वाली बात यूनिक है, आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों को पहली बार लाइफ में पता लग रहा होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कभी विबग्योर के साथ रिलेट नहीं करा होगा ना कभी भी आपसे पहले, नहीं करा ना, लेकिन ये चीज सीख जाओ। इसलिए मैं बोल रहा था। अब एक बार बताओ मुझे, तुम सब पढ़े लिखे लोगों अटेम्प्ट दे चुके हो, शंकर आईएएस काम की बुक है कि ये वाली बुक जो हमने उठाई काम की बुक है, बताओ। उससे तो जो चीजें वो तो इस बुक के अंदर है ही ना, एक्स्ट्रा चीजें ये कहाँ है, सब बताओ। ये चीज आगे ध्यान से सुनना। विबग्योर का जितना विजिबल पार्ट होता है, रेड और ब्लू मसाले ऐड कर देता है खाना मेकिंग प्रोसेस में प्लांट के, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी टर्म्स में फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अलग अलग लाइट का क्या रोल होता है, क्या उनकी वेवलेंथ से फर्क पड़ता है खाना के बनाने प्रोसेस में। क्या अगर मैं मिर्ची ज्यादा डालूं तो मतलब खाना मुझे तीखा पसंद आएगा, या अगर मैं नमक कम डालूं तो मुझे फीका खाना पसंद आएगा। अगर मैं शुगर का मरीज हूं तो चीनी ज्यादा मतलब चीनी ज्यादा मुझे मिलानी चाहिए या फिर नहीं मिलानी चाहिए, कभी कभार चल सकती है चीनी। इसका मतलब कहने का क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ये 7 तरह की तिरंगे जो हैं लाइट की, इन सबका अलग अलग रोल क्या होता है, इनकी भूमिका क्या होती है। चलो इसको समझते हैं अगले 2 पॉइंट से, ध्यान से। प्लांट जो ब्लू लाइट में ग्रो करते हैं, मतलब अगर सूरज की किरण पड़ रही है लेकिन सबसे ज्यादा ब्लू लाइट पड़ी है उस प्लांट के ऊपर, ऐसे प्लांट छोटे होते हैं। आज आप जिंदगी में पहली बार सीखोगे कि किसी भी प्लांट की हाइट कम और ज्यादा क्यों होती है। ये 2 फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसपे ब्लू लाइट पड़ती है ज्यादा, ये वाली ब्लू, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, वो प्लांट की हाइट होती है छोटी। रेड लाइट की वजह से क्या होता है, जो सेल्स होते हैं प्लांट के वो इलोंगेटेड हो जाते हैं। ठीक है, रेड चीजों को गर्म कर देता है, गर्म चीज हमेशा चीजों को फैला देती है, बिखरा देती है ना, इधर उधर। बटर की टिक्की है, अमूल की टिक्की सिमटी हुई टिक्की है, गरम गरम तवे के ऊपर मैंने उसको जलाया, मतलब डाला, वो रेड हॉट फेरी हॉट तवा हो रखा था, वो बटर की टिक्की बिखर गई, यानी कि एक्सपेंड हो गई। ठीक है, एक्सपेंड हो गए सेल्स, मतलब क्या, सेल्स का इलोंगेट होना, एक्सपेंड होना, इसका मतलब खिंच जाना। इलोंगेशन का मतलब होता है खिंच जाना, खींच लेना। खींच लेने का मतलब क्या होता है, हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ गई, लेकिन कैसे बढ़ी, क्या ये अच्छी बात है? वेट फॉर 60 सेकंड्स, अभी पता लगेगा ये अच्छी बात है कि नहीं है। लेकिन इसके लिए ध्यान से सुनना, जो प्लांट के सेल्स में हाइट खिंच जाती है ड्यू टू द रेड लाइट, इसका मतलब सेल्स हो गए इलोंगेट, जिसने प्लांट की हाइट को खींच डाला। इसको हम लोग कहते हैं एटिल्यूएटेड प्लांट्स या फिर इटिल्यूएटेड प्लांट्स, कुछ भी कह लो आप, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है। एटियोलेटेड प्लांट्स, हम लोग इसको ऐसे बोल लेते हैं, एटियोलेटेड प्लांट्स। अब यार ये भयंकर टर्म का मतलब क्या है, एटिल्यूएटेड प्लांट्स? ध्यान से सुनना इसको। एटिलिएशन जो प्लांट्स की होती है, इसमें प्लांट खिंच जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है, आगे बढ़ने से पहले आपने अक्सर जो क्लास में लड़के या लड़कियां जो लंबे देखे होंगे वो पतले दुबले से नहीं होते, बताना जरा। ज्यादातर लोग जो पृथ्वी पे देखने को मिलते हैं, बताना, मरियल से नहीं लगते वो लोग। खींचे तो चले गए, वो लंबे तो बहुत निकल गए, सू की हड्डी जैसे स्केलेटन घूम रहा है या मांस घूम रहा है, पता नहीं लग रहा। होता है कि नहीं होता है ऐसा, मतलब मुझे बताओ, होता है? आदमी लंबा भी हो, वो तगड़ा भी, ऐसे तो बहुत कम लोग देखे होंगे ना, हाँ है ना, जल्दी बताओ, है ना। अब जितने ज्यादा जो खिंच गए हैं, लंबे हो गए हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये शो करता है कि प्लांट की स्टेम जो जड़ है उसकी, जड़ कह रहा हूँ, वो तो रूट होती है, ये जो डंडा है उसका स्टेम का, वो तो लंबा हो गया है, लेकिन वो वीक है काफी ज्यादा। और ये कैसे होता है, ऐसे जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, उनके पत्ते येलोइश व्हाइट कलर के हो जाते हैं। और आपको पता है पत्तों का पीला पड़ना मतलब पीले, मतलब वो सूख जाना, लटक जाना। वो लंबे तो हो गए हैं लेकिन उनके जार नहीं है, मरियल है ये। तो एटिलिएटेड प्लांट्स का मतलब वो लंबे हाइट तो एकदम से पकड़ लेंगे, लेकिन बेचारे जी नहीं पाएंगे ज्यादा टाइम तक। क्यों? रेड लाइट की वजह से ग्रो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एटिलिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है
जिसकी वजह से एक प्लांट ग्रो हो जाता है, या तो उसे लाइट की एब्सेंस देखने को मिलती है, या फिर पार्शियल तरीके से, कंप्लीट या फिर पार्शियल एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब सूरज की किरणें प्रॉपर तरीके से मिली नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखो कैसे नहीं मिली भाई, सिर्फ रेड लाइट ही मिली, उसे मिलनी चाहिए थी ये पूरा विबग्योर का कंसेप्ट, तब जाके सूरज की किरण का प्रॉपर उसे न्यूट्रिशन मिलता। लेकिन सिर्फ काइंड ऑफ मतलब क्या है कि ऐसा मान लो एक बच्चे को बचपन में दूध तो पिलाया गया, लेकिन माँ का दूध नहीं पिलाया गया, वो पाउडर मिल्क पर उसकी आया ने उसको पिलाया। अब कहने को उसे दूध मिल गया उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन गया पाउडर मिल्क, तो वीक तो रहेगा ना वो बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एटिलिएशन जब हो जाता है प्लांट का, तो उसका मतलब प्लांट वो लंबा निकल जाता है, लेकिन उसकी स्टेम जो होती है वो वीक रहती है। लीव्स उसकी क्या रहती हैं, पेल येलो कलर की हो जाती है। समझ में आया? तो मुझे भी बताओ एटिलिएशन की अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है? मुझे बताओ, प्लांट लंबा निकल के तो अच्छी चीज है ये। मतलब प्लांट वैसे लंबा निकल गया अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरफ, वो छोड़ो कंसेप्ट को, लेकिन एटिलिएशन से जो मतलब सिर्फ रेड लाइट को पढ़ के जो लंबा निकल गया, तो मुझे बताओ कि अच्छी चीज है ये, है ना? अब अगर कल को एक क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तुम लोग बहुत आगे लीड में रहोगे कि एटिलिएशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है, या फिर कौन सी दो लाइटें चाहिए होती हैं जो कि इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता कि रेड के साथ साथ ब्लू लाइट भी होती, तब तो ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी होती। लेकिन हुआ क्या इस वाले केस के अंदर, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, पूरा फोकस लगा के। इस बेचारे को सिर्फ ब्लू लाइट पड़ी, रेड लाइट नहीं मिली, मतलब बाप का प्यार तो मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, ये बेचारा छोटा सा रह गया। इसे यहाँ पर माँ का प्यार मिला, बाप छोड़ के चला गया, ठीक है, ये अच्छी परवरिश तो कर दी माँ ने इसकी, लेकिन बेचारा अंदर से दुखी रहा हमेशा कि मेरे फादर होते तो मेरी पीटीएम पे जाते वो जाते, तो इसको हम लोग कहेंगे एटिलेटेड। दिख रहा है लंबा चौड़ा लड़का, लेकिन दम नहीं है बेचारे के अंदर, अंदर से दुखी है, टूटा हुआ है ये, ठीक है। अब प्लांट्स जो ग्रो होते हैं अल्ट्रा वॉयलेट और वॉयलेट लाइट के अंदर, वो बोने होते हैं। डॉर्फ का मतलब होता है बोने, बोने छोटे होते हैं, मतलब छोटे तो ये भी हैं, लेकिन ये बोने होते हैं, गिट्ठे होते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के अंदर या फिर वॉयलेट लाइट के अंदर, विबग्योर के अंदर ये वाला जो कंसेप्ट है, जो उसकी पहली लाइट थी VIBGY, ये विबग्योर के अंदर या फिर अल्ट्रा वॉयलेट रेज के अंदर जो वो पैदा होते हैं वो डॉर्फ होते हैं। तो आज आपने क्या सीखा, ब्लू लाइट के अंदर जो पैदा है वो स्मॉल है, रेड लंबे हैं, लॉन्ग हैं, ठीक है, और अल्ट्रा वॉयलेट प्लस वॉयलेट के अंदर बोने हैं, गिट्ठे हैं, ठीक है, डॉर्फ। ये तीन चीजें याद रखना। तो अच्छा प्रोसीजर क्या होना चाहिए भाई, ब्लू और रेड का मिश्रण मुझे मिलना चाहिए, ताकि प्लांट एक टेस्टी सा खाना बनाकर, ठीक है, यहाँ पर अपने बच्चे को खिला सके, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो सके, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, प्रिया ने जैसे अभी आंसर बोला शिमला मिर्च, तुम में से कितने लोग शिमला मिर्च खा सकते हो बताओ जरा, बचपन से लेकर अभी तक डेली शिमला मिर्च खिलाते रहो, बताओ, रोज खा सकते हो शिमला मिर्च? कैप्सिकम हाँ खा सकते हो, बताओ, नहीं ना? तो हम लोग रह जाएंगे छोटे, कि शिमला मिर्च ही गई सिर्फ बॉडी के अंदर। अंकिता ने बोला पाव भाजी खा सकते हो डेली, खा सकते हैं, लंबे तो हो जाएंगे, लेकिन अंकिता के अंदर जान नहीं रहेगी अगर वो डेली पाव भाजी खाती है। ब्रेड डेली खाना अच्छी बात नहीं होती ना। तो होना क्या चाहिए, क्यों ना अंकिता हम इसको ऐसा करते हैं कि पाव भाजी में बड़ी सारी हरी सब्जियां डालते, लाइक शिमला मिर्च, तब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, है ना। और पाव की जगह हम लोग उसके साथ पराठे से खाएं या रोटी से खाएं, वो सब्जी डाल के, ये चीज है, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर।